आसान नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। कश्मीर हमारे लिए वही हैसियत रखता है जो पाकिस्तान के लिए। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने यह कहा, FATF के लिए मेरे ऊपर बहुत दबाव है, लेकिन भरपूर ताउन और हिमायत करेंगे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानियों से मोहब्बत नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, आज तुर्क सदर ने कहा है। हमारा पाकिस्तान के साथ दिल का रिश्ता है, उन्हीं के साथ हमारी मोहब्बत है। उनका दुख हमारा दुख है, उनकी खुशी हमारी खुशी है, तुर्क सदर ने आज कहा है। और सीपेक मंसूबे से पाकिस्तान में मैशियत मजबूत होगी, उन्होंने कहा है। आज फिर खान साहब ने एक चीज को छेड़ दिया सियासी तौर। उन्होंने कहा है आर्टिकल 6 अप्लाई होना चाहिए मौलाना फजल रहमान के ऊपर। जो उन्होंने बातें की है, जो उन्होंने बयान दिया है, और उसी के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एक दफा फिर पेशी हुई नेब के अंदर। उन्होंने कहा जब मैं कोई तहरीक की बात करता हूं, मार्च की बात करता हूं, तो मेरे खिलाफ एक फिर नोटिस आ जाता है। फिर उनको बुला लिया। महंगाई, बेरोजगारी अपने उरूज पर है, मुल्क के अंदर कोई हालात बेहतर नहीं है, सियासी तौर मुल्क के अंदर मैशियत बेहतर नहीं है। ये खान साहब ने खुद भी माना है। उन्होंने कहा है सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई का चैलेंज है। उन्होंने कहा आटे की जो तहकीकात जो मेरे सामने आई है, उस तहकीकात के अंदर जो शुरू की तहकीकात है, उसके अंदर खुसरो बख्तियार जहांगीर तरीन का नाम नहीं है। इनिशियल रिपोर्ट जो खान साहब को दी गई है, मैं न करप्ट हूं न मैंने पैसा बनाया है, खान साहब ने कहा है। इसी वजह से जो है मेरे साथ ताल्लुकात बेहतर हैं, आर्मी के भी। वो लोग डरते हैं, उनको खौफ होता है, और जिन्होंने करप्शन की होती है। मैंने करप्शन नहीं की है। क्या होने जा रहा है मुल्क के अंदर, महंगाई बेरोजगारी के अंदर। हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज इस फ्रंट के ऊपर है। इसी को अपने स्टूडियो में दावत दिया। मोहतरम जनाब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सीनियर सियासतदान है, फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, MNA रह चुके हैं, आयतुल्लाह खान दुरानी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया हमें। आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ आदिल अहमद साहब PTI के MP हैं कराची से, सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। दुरानी साहब, आज तुर्क सदर भी आए, बड़ी अच्छी बात है। पहले भी 2-3 दफा वो आए हैं, उन्हें बातें भी बड़ी अच्छी की। FATF के हवाले से भी उन्होंने MOUs भी साइन किए, मैशियत को भी $5 बिलियन तक लेने की बात की है कि हम तिजारत बढ़ाएंगे, सब चीजें। एक अच्छा मैसेज भी दिया कश्मीर के हवाले से, FATF के हवाले से। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तुर्क सदर का और तुर्क अवाम का, तुर्क पार्लिमानी निज़ाम के सारे पॉलिटिकल वर्कर्स का, कौम का शुक्रिया कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ हर वक्त साथ दिया है। और एक लफ्ज़ है FATF का, FATF पाकिस्तान पर लागू हो ही नहीं सकता, इसलिए कि पाकिस्तान FATF का बुनियाद नहीं है। बुनियाद है CIA और साबिका रिवायात में KGB की लड़ाई, जो सर्द जंग की शक्ल में था। किसी ने भी, पाकिस्तान ने कभी भी पहल नहीं किया कि KGB के यानी साबिक सोवियत यूनियन के खिलाफ हम यहाँ से जाके हमला आवर हो जाएंगे। ये तो CIA की ख्वाहिश थी कि यहाँ पर एक जंग शुरू हो। CIA और KGB ने फैसला किया था कि वो अफगानिस्तान के अंदर जा कर के एक मैच खेलेंगे। उसमें उन्होंने मुजाहिदीन पैदा किया। उन्होंने जो टीमें पैदा की, ये टीमें हमारी पैदा करदा नहीं है। ये सेनेट, अमेरिकन सेनेट जानता है, अमेरिकन पार्लिमान जानता है, अमेरिकन CIA और अमेरिकन हुकूमत जानती है, ताज बरतानिया, उसके तमाम अलाइज, यूरोपीय यूनियन और उसके अलाइज जो अरबी हैं, सारे के सारे जानते हैं कि उन्होंने उस वक्त के तेल के मामलात को और रूस के मामलात में उन्होंने टीमें बनाई हैं जो दहशतगर्दी भी कर रहे थे और मुकाबला भी कर रहे थे, जिन्होंने अफगानिस्तान की पोजीशन को, लाखों अफराद को भी उतार चढ़ाव का नज़र कर दिया। FATF तो हम पे नहीं चलेगा,
FATF का इस वक्त के साथ क्या ताल्लुक है? वियतनाम में भी उसका ताल्लुक होना चाहिए। वो कश्मीर के लफ्ज़ को मैं छेड़ूंगा नहीं। ये तो हम लोगों का पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामले में ये हमारा दोनों का खाने पीने का एक मरकज़ है जिसको हम हल नहीं करवाना चाहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। न पाकिस्तान चाहता है, न अफगानिस्तान, न इंडिया का चाहता है, क्योंकि हमारे सबके दोनों के इस्टेब्लिशमेंटों का ज़रिए खुराक यही है। और ये अमेरिकन के असलहे के ख़रीदारी और बेचने का, रूस के असलहे का ख़रीदारी और बेचने का ज़रिए ही यही है। वरना न वो मिग ख़रीदे, ना हम F-16 ख़रीदे। अगर ताज बरतानिया चाहे तो अगले घंटे में हो जाए। अगर रूस चाहता और अमेरिका चाहता कि इस रीजन में अमन हो जाता तो फिर ना हम तैयारी बनाते, ना मिसाइलें बनाते। तो ये पूरे का पूरा एक बिज़नेस है जिसमें से किसी जगह के सुलगते हुए आग को ज़िंदा रखता है, उसको बुझाना नहीं है। FATF हम पे लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने उन तमाम अल्फाज को जो FATF के टीम के सामने पेश होना है और तमाम अदारों को जो कि उस वक्त के अमेरिकन के और नेटो के अक़वाम मुत्तहिदा के जितने फरमाइशी प्रोग्रामों के टीमों के सरबराहों के नाम थे वो और उनकी कारकर्दगी और उनकी फरमाइशें रखेगा, तो कतान FATF की तरफ वो देखेंगे भी नहीं। वो कहेंगे जनाब इसको तो छोड़ दो, इसके लिए अब मजीद फाइनेंस हमसे ले। ठीक है सर। अदील साहब, तुर्क सदर आए, बड़ी अच्छी बात है। एक MOUs भी साइन हुए, काफी चीजें भी हुई। उन्होंने कहा $5 बिलियन तक हम जो है तिजारत को लेके जाएंगे। उन्होंने कहा हमारा दुख आपका दुख एक चीज है, तकलीफ पाकिस्तान की हमारी, खुशी कामयाबी पाकिस्तान की हमारी। अच्छा मैसेज गया कश्मीर के हवाले से, FATF के हवाले से, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तुर्की के सदर जनाब तैयब अर्दगान साहब और उनके साथ जो भी डेलीगेशन आया है पाकिस्तान, उनको हम दिल की गहराइयों से वेलकम भी करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जिस तरह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पिछले 1.5 साल में हुकूमत संभालने के बाद जो कामयाब ख़ारजा पॉलिसी इख्तियार की, उसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि दुनिया के बड़े बड़े सरबराहान जो हैं पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। उनके साथ बिज़नेस डेलीगेशंस भी आ रहे हैं और मुख्तलिफ मुआहिदों पे दस्तखत भी हो रहे हैं। और ये पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की एक नवीद है। एक खुशी की ख़बर है पाकिस्तानी कौम के लिए कि आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह इस मुल्क ने बहुत आगे जाना है। करंट सिचुएशन हमारी चैलेंजिंग है। करंट सिचुएशन जो है वो उसकी वजूहात सबको पता है, उसमें बार बार जाने की ज़रूरत भी मेरे ख्याल से नहीं, और बार बार उस पर बहस भी मेरे ख्याल से गैर ज़रूरी है कि किस तरह से हमें इन हालात में हम आए, पाकिस्तान इन हालात में कैसे पहुंचा। अब हमें फोकस जो हम कर रहे हैं वो करेंगे इसको बेहतर कैसे करना है। वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुश्किलात से निकलेगा। और जो ये सरबराहान मुमलिकत के दौरे हैं पाकिस्तान के, और जो बिज़नेस डेलीगेशंस उनके साथ आ रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट के मुआहिदों पे दस्तखत हो रहे हैं, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो इससे तरक्की करेगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, रोज़गार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा पाकिस्तान में, तो लोगों को, आवाम को इससे इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। लेकिन इसी दौरान दुरानी साहब एक चीज़ बड़ी हुई है, तो खान साहब ने आर्टिकल 6 की बात की है मौलाना फजल रहमान के ऊपर, खुद 126 दिन का धरना दिया। क्या क्या ज़बान इस्तेमाल नहीं की नवाज शरीफ के लिए, जरदारी साहब के लिए, सब हुक्मरानों के लिए। चोर, करप्ट मैं घसीटूंगा, गिरेबान से पकड़ूंगा, घसीट के बाहर लाऊंगा, सब कुछ किया। आर्टिकल 6 मौलाना फजल रहमान के ऊपर लागू हो, ये बात उन्होंने आज की है। कहना चाहिए, करना चाहिए ये बात, क्या कहेंगे आप? खान साहब इस वक्त इंजेक्शन के जद में भी नहीं है, इंजेक्शन के असरात भी उस पर नहीं है कि जो मौलाना के साथ हूरों के कंपटीशन में हो, बल्कि खान साहब इस वक्त उस पोजीशन को जाके देख रहे हैं जो अगले 40-45 दिन में खान साहब के साथ पार्लिमान के अंदर होने वाला है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो तनाव है वो सियासी तनाव से बढ़ करके कारोबारी और बेरोज़गारी का तनाव है, महंगाई का तनाव है। वो आम आदमी को जद में लेके आया हुआ है, जिसकी वजह से खान साहब के अगर ये छेड़छाड़ है, खान साहब का जो सीरियसली अगर बहोश आवाज़ उसने कहा है आज के इस स्टेटमेंट को, तो मैं आपको लिख के दूंगा कि मौलाना फिर पार्लिमान की तरफ जाएगा और इस दफ़ा इस्लामाबाद में पार्लिमान चौक पर जाएगा। लेकिन वो कह अगर वो ये चाहता है कि ये आवे और मुझे गिरावे,
अपनी नाकामियों को इस गिरावट के लिए तैयार करवा रहा है। आर्टिकल 6 तो मौलाना पर किसी सूरत में हो ही नहीं सकते। इससे पहले बड़े आर्टिकल 6 मौजूद है, ये पाकिस्तान में फिर मफरूज़े हैं। ये आर्टिकल 6 लगते नहीं हैं क्योंकि ये फ़िक़ही मामलात हैं। सियासत के फ़िक़े में कुछ मामलात को छेड़ा न जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर उसने उसके मुतालिक कुछ गुफ्तगू की फिर आप रोएंगे। सर ब्रेक का टाइम हो गया। फिर आपको फौरन कहोगे कि यार फिलाने को कह दो इसको खामोश होना चाहिए, फिर खुद जवाब देना। क्योंकि अगर मौलाना ने खोल दिया फिर जो खान साहब है वो जवाब देने के काबिल। लेकिन मौलाना कह रहे मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। तो खाली इसलिए मैंने आपको कहा कि अगले 45 दिन पूरे होने वाले हैं, 45 दिन रहते हैं। अगर उसमें खान साहब को पता चल चुका है, अब खान साहब का हुरों वाला इंजेक्शन खत्म हो चुका है, उसको होश आ गया कि मेरे साथ हुआ क्या। ठीक है सर, ब्रेक टाइम हुआ। ब्रेक के बाद आता हूं, यहीं से लूंगा, इसको कंटिन्यू करूंगा। जिस तरह आज असेंबली के अंदर कुछ और भी बातें हुई है उसको भी जरूर डिस्कशन में वेलकम सर। हाँ, तो अली मोहम्मद खान ने कहा है कि खान साहब ने इस तरह का है, लेकिन खान साहब ने क्लियर कहा है कि आर्टिकल 6 अप्लाई होना चाहिए मौलाना फजल रहमान के। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि जिन्होंने एश्योरेंस दी थी कि 3 महीने के अंदर ये जाएंगे, यानी कि हुकूमत खान साहब ये जाएंगे, उन्होंने गैर आईनी तौर क्यों एश्योरेंस दी थी कि हां उनको ये खातरी कराई गई थी, यकीन दिलाया गया था ये हुकूमत जाएगी। उनका नाम बताएं। आर्टिकल 6 उन्होंने, ये कंफ्यूजन है थोड़ी सी, क्या कहेंगे? तो अली मोहम्मद खान तो पार्लिमानी निज़ाम को चला रहे, वो उसी के वजीर हैं। उस तक ये लफ्ज़ कैसे पहुंचा कि एश्योरेंस देने वालों को सज़ा होनी चाहिए? वो क्यों सोच रहे हैं? क्या एश्योरेंस देने वालों में से इस्टेब्लिशमेंट शामिल नहीं है? वो इसका नाम ले सकता है? एश्योरेंस देने वाला इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामला है। यही जब बयान वो फिर जारी करेगा अली मोहम्मद खान कि हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, चले बाहर का कि दुनिया को हम इग्नोर कर लेते। अली मोहम्मद खान खुद इसमें आ गया। अब वो बताए कि उसके पास किसका नाम आया है कि वो कहता है कि मौलाना फजल रहमान ने इस तरह क्यों कहा है एश्योरेंस देने वालों का। वो एश्योरेंस पर आकर के क्यों रुका? ये तो मौलाना फजल रहमान का हक था कि वो सिर्फ अकेले में बोलता। तो ये क्यों कह रहा है? अब आर्टिकल 6 का पर्चा जब खोल दिया है तो अली मोहम्मद खान साहब बताए उसके पास किस किस का नाम आया कि किस किस ने गारंटी दी है। ये वही उंगली वालों ने क्या? अगर उंगली है कप्तान की उठने वाली तो मौलाना के लिए भी किसी ने हाथ उठाया होगा। तो मौलाना ने जिसका हाथ उठाया हो सकता है वो हाथ बांधा हुआ होना चाहिए। उसने कहा कि जी हुकूमत का खात्मा होगा, तू लफ्ज़ आ जा मेरे सामने, तू बुनियाद चला दे, मैं तेरा बुनियाद है खातमुन नबीयीन का, मैं तुम्हारे सामने खातिम बन करके खड़ा। ठीक है, अब सुनिए, जब आपने छेड़ा है तो फिर छेड़ो। जब आपका मौलाना के पीछे इस तरह का हाथ हो तो फिर इसके बाद आपके पास क्या होगा? मैं कहता हूँ कि न करें इमरान खान साहब, किसी ऐसे मौजू को न छेड़े कि जो बाद में बहुत सारे लोग होश हवास की किताबें खोल दें। बहुत किताबें खुलेंगी। जब उंगली उठाया जाएगा तो आपको भी पता है, मेरे मुझे पता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी का नाम आएगा नहीं। किसी न किसी बड़े का नाम आएगा जिसका नाम हो सकता है कि सियासी तौर पर शुजात हुसैन का खानदान नाम का जाए। वो भी कहेगा मैं गारंटी तो दे नहीं सकता था 22 ग्रेड का, वो तो कहता है कि मैं बगैर फौजियों के चल नहीं सकता। परवेज इलाही का इंटरव्यू है पहले। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गारंटी परवेज इलाही के थ्रू अगर मिला है तो अब गुंजाइश है तो निकाल दो परवेज इलाही को। खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब फौरन निकाल दो, इसको भी निकाल दो, MQM को भी निकाल दो। अख्तर जान के मुतालिक मैं बात नहीं कर सकता, हो सकता है वो खुद निकले इन मामलात में से। हम ये नहीं कहते निकालो उन लोगों को जिनको उस वक्त के लोगों कोर कमांडरों ने कामयाब करार दिया था, निकालो अपने सफ़ों से, निकालो उनको जो करप्ट है तुम्हारे साथ, वजीर बैठे हैं या फ़कीर बैठे हैं, मेंबर बैठे हैं, उन्होंने जो वोट दिया आपको, वो सारे उनके लोगों हैं। क्या मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते कि किसके कहने पर वो उधर गए? निकालो उन सबको, GDA BDA को सबको निकालो। खान साहब फिर तो आप फिल्टर होकर के आगे, हम तो फिर आपको सलाम करेंगे कि बहुत अच्छा इंसान है। अगर आपको इंश्योर्ड है कि आर्टिकल 6 सिर्फ मौलाना पे लगेगा, आर्टिकल से तो आप पे लगेगा कि आपने लोगों को लेके आए, ऐसे लोगों को ला के तुम बिठाए हो जिन्होंने तुम्हारे को गारंटी दिया था। क्या तुम्हारे साथ उनका मीटिंग नहीं हुई? क्या आप कसम खा सकते हो कि तेरे साथ जनरलों की मीटिंग नहीं हुई? क्या बता सकते हो कि तुमने वो निशस्त नहीं रखी, तुम्हारे बंदों ने बैठ करके फैसला नहीं सुनाया, तुमने लिस्ट नहीं दिया? तुम बता सकते हो? ठीक है सर, आर्टिकल 6 को छेड़ा है मौलाना फजल रहमान। आपने 126 दिन धरना दिया, मुलाकात परवेज इलाही ने की,
अश्योरेंस भी जरूर उन्होंने दी होगी, सब कुछ उन्होंने कम्युनिकेट किया था, सब कुछ किया था। अली मोहम्मद खान ने भी आप बात की, खान साहब ने आर्टिकल 6, मौलाना फजल रहमान के बयानात, बातों पे सब कुछ जो बात की उन्होंने, गैर आईनी बात की, सब कुछ। क्या कहेंगे दिल साहब? देखिए, कंपैरिजन करना होगा। जिस तरह आपने कंपेयर किया दोनों धरनों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 126 दिन का धरना दिया था वो धरना नहीं था महज। उस धरने से पहले 1 साल की जद्दोजहद शामिल थी, साफ शफाफ इलेक्शन की एक मुहिम थी वो। और 2013 के जब इलेक्शंस हुए उसके बाद जब हमने इलेक्शंस के नताइज कबूल किए और सिर्फ 4 हलकों की डिमांड की कि सैंपल के तौर पर इनको खोला जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्या क्या बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं उनकी निशानदेही की जाए, आइंदा से किस तरह से इलेक्शन साफ शफाफ होंगे, क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए, उस पे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1 साल जद्दोजहद की, वो इस मकसद के लिए की और उस पे किसी किस्म का कोई कान नहीं धरा गया। हम ने तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार किए, तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार किए। हम इलेक्शन कमीशन में गए, हम ट्रिब्यूनल्स में गए, हम हाई कोर्ट में गए, हम सुप्रीम कोर्ट में गए। हमने जो है वो हुकूमत को बार बार ये डिमांड की कि इन्वेस्टिगेट किया जाए, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं। लेकिन कमीशन बनी, उसमें क्या हुआ? फिर उसके बाद जो हमने उसमें साबित नहीं हुआ कमीशन में। मुझे प्लीज कंप्लीट करने में। वो जो 1 साल का हमने पूरा जद्दोजहद की अवामी मुहिम शुरू की, उसके बाद हम गए धरने पे। उस वक्त तक कोई कमीशन नहीं बना था। धरना देने के बाद जब कमीशन बना, जब 126 दिन का हमारा लॉकडाउन। होल्ड ऑन सर, धरने के अंदर ज़बान क्या इस्तेमाल हुई? कमीशन, 1 मिनट ना सर, तो उस पे आ जाते हैं ना, वो आर्टिकल 6 की बात में कर रहा आ जाते हैं ना, उस पे आ जाते हैं। सर, ज़बान क्या इस्तेमाल? पहले नहीं, पहले जो चीज छेड़ी है पहले उसको कंप्लीट कर लें। 126 दिन के बाद जब वो इन्वेस्टिगेशन हुई, कमीशन बना, हमने उस कमीशन को एक्सेप्ट किया। उस कमीशन के फैसले को एक्सेप्ट करते हुए हमने कहा कि वो जो फैसला था उस पर भी एतराज़ात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, चेयरमैन को, प्राइम मिनिस्टर को, उस फैसले पे भी थे एतराज़ात। लेकिन चूंकि हमने कॉन्फिडेंस शो किया था अदलिया में और हम मुल्क में आज़ाद अदलिया के और जस्टिस के जो है वो सबसे बड़े कैंपेनर्स हैं, तो हमने वो फैसला एक्सेप्ट किया। हालांकि वो फैसला था कि द इलेक्शन वाज लार्जली लॉफुल। इर्रेगुलरिटीज, ठीक है, लार्जली लॉफुल से क्या मुराद है? कानून की कोई ऐसी वो है डिस्क्रिप्शन या रिगिंग नहीं हुई थी? रिगिंग नहीं हुई थी। देखें, लार्जली लॉफुल का मतलब ये है कि कुछ अनलॉफुल भी था। हाँ। अब अगर कोई किया था सर, देखें, आगे बढ़े, मैं उसको एक्सप्लेन, मैं आपको पूरी उस वक्त का सिनेरियो बता रहा हूँ कि हमारा धरना क्या था, फजल रहमान के धरने में क्या फर्क है। हमने उस इलेक्शन के वो जो कमीशन की रिजल्ट थे, रिपोर्ट्स थी अदलिया के, उसको हमने एक्सेप्ट किया। लेकिन हमने उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने क्लियरली कहा था हम ये फैसला एक्सेप्ट करते हैं। सर, वो आईनी, कानूनी, ये किस तरह गैर कानूनी? जब उस कमीशन की फाइंडिंग्स आई तो उसमें 40 फाइंडिंग्स थी इलेक्शंस के मुतालिक। उन 40 फाइंडिंग्स में से हमने डिमांड किया कि इनके ऊपर जो है वो इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए और इनको आगे आने वाले इलेक्शंस में इनको ठीक किया जाए, जो कि नहीं किया। अच्छा, फिर आ जाए इलेक्शंस 2018 पे। सर, पहले आपका धरना, इसका धरना आईनी गैर आईनी के, आपने कहा था कि गिरेबान से पकड़ के वजीर आजम को लाएंगे। एक चीज, आपके धरने के अंदर बिल्स जलाए गए, सब कुछ आपके धरने के अंदर उंगली उठने वाली है, हुकूमत जाने वाली है, वजीर आजम जाने वाला है, सब कुछ आपने कहा। इनके बयानात पे आप आर्टिकल 6 की बात करते हैं, क्या ये सही है? ये बात करनी चाहिए, आर्टिकल 6 अप्लाई होना चाहिए मौलाना फजल रहमान के ऊपर। अब इसको जरा सा डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अगर आपने उंगली उठनी है, गिरेबान से पकड़ना है, या ये सारी चीजें डिस्कस करनी है ना, तो आप वो चीज डिस्कस करें, वो भी चीजें डिस्कस करें साथ, कि जब लाहौर से हमारा काफिला चला तो कहां कहां हमारे काफिले पे फायरिंग हुई,
कहां जो है वो काफिले के ऊपर हेलीकॉप्टर के जरिए। सर ये जस्टिफिकेशन मैं 1 मिनट ना प्लीज, मैं बता दूं ना। हाँ, आप उस चीज को डिस्कस करें कि कहां एक पीसफुल प्रोटेस्टर्स अगर निकल रहे हैं किसी अवामी इशू पर, तो उन पे फायरिंग कौन करता है, उनके ऊपर जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए कील क्यों बरसाए जाते हैं कि टायर पंक्चर हो गाड़ियों के। फैसलाबाद में हमारे वर्कर्स को गोलियां मार के शहीद किया जाता है। इस्लामाबाद में 30 अगस्त की रात को शेलिंग की जाती है, गोलियां बरसाई जाती हैं। और अगर अपने डिफेंस में कोई वर्कर्स या कोई वो जो है वो भागे किसी तरफ जान बचाने के लिए, तो फिर उन पे जो है वो इमरान खान की जुबान, मैं वर्कर्स की बात नहीं कर रहा, आपके लीडर ने क्या जुबान इस्तेमाल की, धरने से पहले, धरने के दौरान क्या क्या चीजें पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंट के ऊपर लानत भेजी, पार्लियामेंट के अंदर डाकू, चोर, बदमाश, ये करप्ट हैं। आज फिर एक और बयान खान साहब ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मेरे लिए काबिले इज्जत हैं, मेरे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा मेरे ऊपर मीडिया जाती हमले कर रहा है। दुनिया में कहां वजीर आजम ऐसा होता है जहां तनकीद की जाए, निशाना बनाए। वजीर आजम ने पूरी सियासत 22 साल में हर वजीर आजम को जाती निशाना बनाया। आज मीडिया तनकीद करता है तो वजीर आजम कहता है कि मेरे ऊपर तनकीद हो रही है। क्यों अदिल साहब? मैं इसका जवाब दे रहा हूं, मैं इसका जवाब दूं। मैं फिर भी आपसे कह रहा हूं कि आप कोई एक स्टेटमेंट इन 23 सालों में निकाल लें कि जो मोहतरमा बेनजीर साहबा के ऊपर क्या जो किसी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किसी पॉलिटिकल ओपोनेंट पे कोई जाती हमला किया हो, ठीक है, या आप कोई ऐसा केस उठा लें कि मीडिया ने किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की फैमिली पे जाती हमला किया हो। आए दिन जो है हम देखते हैं टीवी शोज पे, मीडिया तो नहीं करता, करता है। मैं खान साहब की परफॉर्मेंस, मैं आपको वो सारे शोज की क्लिपिंग्स अगले में लाके दिखा दूंगा जब अगर आप कहें तो, कि खान साहब की अहलिया के की जो है ना वो बुरके वाली वो बना के उस पे कमेंट्स किए जाते हैं। खान साहब की अहलिया यूट्यूब नहीं, लाइव चैनल्स पे, चैनल्स के ऊपर मिसालें मौजूद हैं, उनके नाम से गलत नाम मंसूब किए जाते हैं, वो शोज में आते हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की जाती जिंदगी पे हम किसी चैनल पैमरा के रूल्स के मुताबिक कोई चैनल इतना ताकतवर नहीं है। मैं आपको क्लिपिंग्स दिखा सकता हूँ, मैं आपको क्लिपिंग्स दिखा सकता हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह के जाती हमले अगर कोई चैनल्स करे या कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट करे, और प्राइम मिनिस्टर ये भी को भी नहीं होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ये भी हक ना रखे कि वो शिकायत करे कि ये चैनल्स जो है वो इस तरह नहीं करें। किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बैकग्राउंड, जिस तरह आपके MNA मिनिस्टर्स जरदारी साहब इसके टारगेट करते हैं, बाद में पीपल्स पार्टी के लोग भी बात करते हैं, किसी का बाप भाई इस तरह नहीं निकालते। हमने, आप बता दें कौन से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने या हमारे पार्टी प्राइम मिनिस्टर ने, आपके लोगों ने पहले मैं लोगों कि ये जरदारी नहीं, ये भुट्टो नहीं, जरदारी है, ये अपने आप को जरदारी क्यों नहीं करता है, ये अपनी मां का नाम इस्तेमाल क्यों करता है, बाप का इस्तेमाल क्यों नहीं था। आपके असद उमर साहब ने, आपके दूसरे लोगों ने असेंबली के अंदर ये लैंग्वेज इस्तेमाल की। सर आपको आप पहले कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर की बात, मैं आपको तनकीद, हम तो तनकीद करते हैं। चीनी का नहीं पूछे, देखें प्लीज, एक मिनट, आटे का नहीं पूछे दुरानी साहब, एक मिनट, महंगाई का नहीं, आप मेरी सुन लेना प्लीज, सुन, अगर मुझे सुनने का मौका देंगे बोलने का तो मैं आपको, आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की और पार्टी लीडरशिप की बात की, मैं उसका जवाब देने लगा।
अब आप असद उमर पे जा रहे हैं, फिर पार्टी लीडरशिप पे जा रहे हैं, फिर फवाद चौधरी पे जाएं, फिर अली मोहम्मद पे जाएं, दूसरा इमरान खान का दूसरा स्टेटमेंट आपको पढ़ाऊं। ये आप डिस्कशन टीवी भी ना देखें, आप अखबार भी ना पढ़ें, अगर ये आप भी कहा है उन्होंने। अगर आपने एक एक लीडर की स्टेटमेंट पे जाना है तो मेरे ख्याल से शो का वक्त उसके लिए काफी नहीं है। आप टू द पॉइंट जवाब, मैं टू द पॉइंट, मैं आपको टू द पॉइंट जवाब दे रहा हूं, आप उधर से जाके बाकी लीडरशिप में जा रहे हैं। बाकी मैं आपको प्राइम मिनिस्टर की बात बता रहा था कि उनके ऊपर जाती हमले होते हैं, उनकी जाती हमलों का मैं कायल नहीं, उनकी जाती जिंदगी पे हमले होते रहे हमेशा से, और आज भी मीडिया चैनल्स पे हो रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, जाती हमलों का आप कायल हैं सर, जो कि ना हमने कभी बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ हमने कभी इस्तेमाल किया, ऐसी नून लीग ने की है। हाँ ठीक है, ना हमने कभी नवाज शरीफ साहब की फैमिली के बारे में कोई जाती हमले किए। हमें अगर इस तरह के किसी जालिए की ये किसी को जेब नहीं देता। विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कहूं दो जुमले कहने देंगे मुझे। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपका सोशल मीडिया जिस तरह रेहाम खान के लिए जुबान इस्तेमाल की, जिस तरह मरियम नवाज के लिए जुबान इस्तेमाल की, मैं वो अल्फाज बताने के लिए मैं ये शो नहीं कर सकता, मैं ऐसे शो नहीं करता, ऐसी चीजें नहीं दिखा सकता, मैं ऐसा शो नहीं कर सकता। देखें, मैं आपको भी पता है, अगेन हाँ, मैं पार्टी लीडरशिप की बात कर रहा था, मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात कर रहा था। अगर आपने लीडरशिप पे या सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट्स पे जाना है, उस पे मैं माजरत करूंगा, उस पे मैं वो अगर कोई करता है इंतहाई गलत करता है, ठीक है सर, मैं दूसरी चीज कहता हूं, उसको डिस्कस करना है, जबरदस्त, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर कोई उसको कर रहा है इस तरह से, आज खान साहब को मीडिया भी अच्छा नहीं लग रहा। खान साहब गए, उन्होंने सब कुछ किया, तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 क्यों? मैंने आपको कहा कि अखलाक सियासत है बावजू लोगों का काम। सियासत का लफ्ज़ और सियासत करने वाला सियासत मदार हमेशा रब्बुल आलमीन के निज़ाम में बावजू रहता है। बावजू शख्स जो है न तो बद ज़बान हो सकता है, और न बद निज़ाम हो सकता है, और न बदफेल हो सकता है। आज ऐसा लग रहा है। अब आप एक चीज़ को अपने सामने रखें, और इनके तमाम एक खान साहब के तकारीर का जो कि यूट्यूब पे मौजूद है तमाम चैनल्स में, जो उसने अपने गुज़श्ता 23 साल में जो अदा किया। ये मेरे नौजवान साथी हैं, इनका हक़ है कि वो जिस तरह एक माशूक को जिस अंदाज में उसने पोर्ट्रेट करके रखा हुआ है, उससे हम इसको नहीं निकालना चाहते। इसका इश्क उसमें रहे, लेकिन हमें पता है जब आप कल इसको यूट्यूब करके निकालोगे ना चीज़ों को, फिर मेरे नौजवान को बता देना कि किताबें लिखी जा सकती हैं और फिल्में दिखाई जा सकती हैं, ठीक है ना। हम ये नहीं चाहते। मौलाना फजल रहमान के आर्टिकल 6 इमरान खान की फरमाइश पर नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इमरान खान अपने को ठीक नहीं कर सकता, तो उसकी आर्टिकल 6 कैसे लगेगा। इमरान आर्टिकल 6 लगाने वाले लोग और हैं, उनकी फरमाइश कोई और है। अभी तो आप इंतज़ार करो, हफ्ते रफ्ता में जो नई किताबें आएंगी ना इस्लाम की, वो पढ़ाएंगे। सर ब्रेक का टाइम का, इस पे आता हूं कि ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू का। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिलावल साहब की पेशी नेब के अंदर, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम जब भी बात करते हैं, तनकीद करते हैं, किसी मार्च का ऐलान करते हैं, हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है, प्रेशर डाला जाता है, नेब को इस्तेमाल किया जाता है हमें टारगेट करने के लिए। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आता हूं आयतुल्लाह खान दुरानी साहब से। ये जवाब मेरे साथ स्टूडियो में, अदिल खान भी मेरे साथ स्टूडियो। वेलकम सर। पेशी होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर बुलाते हैं तो इसके ऊपर जमहूरियत खतरे में क्यों आ जाती है? हमने जमहूरियत को हमने खतरनाक नहीं डिक्लेयर करवा रहे हैं। हालात ऐसे होते हैं कि आप ऐसे स्टेटमेंट ऐसे मौके पर दे देते हैं कि आप कहते हो कि जी सिर्फ ही पीपल्स पार्टी को ही टारगेट हो जाता है। यही केसेस, यही मामलात जब आप FIA के DG के नाम से सुने तो वो कहते हैं कि इसका केस बनता ही नहीं है। जब वो चीफ जस्टिस के नाम से सुने तो वो कहते हैं बनता ही नहीं है। जब आपके पास इन्वेस्टिगेशन के तारीख के मुतल्लिक हो जाते हैं तो आप ऐसे तारीख में चुनाव कर लेते हो, उसका डेट फौरन दे देते हो
कि जनाब अब बिलावल साहब को बुला लो, अब पीपल्स पार्टी को बुला दो। देखो आपने सियासी तौर पर तंग करना है तो कर लीजिए, आपने सियासी तौर पर गिरफ्तार करना है तो कर दीजिए। आपने सियासी तौर पर किसी, अब टेक्निकल तरीक़ेकार के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो शहीद नहीं किया जा सकता था, उन्होंने नॉन टेक्निकल तरीक़ेकार के साथ उसको रास्ते से हटाया। अभी हमें पता है कि अगर बिलावल भुट्टो, जैसे आपने पहले शुरू में कहा कि वो अपने नाम का भी इस्तेमाल न करें, बिलावल भुट्टो अभी अपना नाम के साथ भुट्टो न लिखे तो कोई फिर किसी को ऑब्जेक्शन होगा? किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, मैं लिख के दूंगा कंफर्टेबल जोन में, फौरन 1 मिनट के बाद वो सिर्फ अपने को रखे कि मैं बिलावल हूँ, बस इसके बाद ख़त्म। ऐसा नहीं हो सकता ना, लोगों की फरमाइशें इनके जहन के दायरे में हैं। पीपल्स पार्टी ने उस जहन के दायरे को अपने ज़ात तक महदूद नहीं किया। एक नज़रियाती और फिक्री जमात को, जो कि पाकिस्तान की एक असास है, एक बुनियादी असास है आपका, एक अदारा बन चुका है, एक अदारे को जिसने बहुत सारी चीज़ों के साथ आपका उसकी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, उम्मत मुस्लिमा से हट करके पूरी दुनिया के साथ पीपल्स पार्टी के एक कंट्रीब्यूशन है। उसके पुरमग़ज़ अदारे को जब आप इस तरह तस्लील की तरफ ले जाना चाहते हो तो फिर क्वेश्चंस उठेंगे। सर क्या मैं जब इनको बुलाया जाता, कहते थे कि मैं 6-7 साल का था, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको डिटेल बताऊं तो ये केस तकरीबन 2011 से शुरू हुआ, ठीक है, 2009 और 2009 में दोनों बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब मैं कह देता हूं, और जरदारी साहब जो है दोनों 25% के ये शेयर होल्डर थे। एक चीज, जब इनकी हम सिग्नेचर्स देखते हैं, सबसे पहले बैलेंस शीट पे बिलावल साहब की साइन है, इनकी जो फाइनेंस शीट पे बिलावल साहब की, ऑडिट रिपोर्ट पे इनकी साइन है। सर 21 साल के थे सर, आप कहते हैं कि, आप यकीन कीजिए मुझे, ये 2011, सर मैं आपको डिटेल देता हूं, सर मैं आपको टेक्निकल 2011 से लेकर 2014 के अंदर ये जायदाद खरीदी गई है। सर इनके अब्बा जान जो थे ना उस टाइम सदर थे। सर मेरी जान एक चीज बता दो, उस अब्बा जान और आपकी जान, सर मैं उस अब्बा जान और आपकी जान की कसम कि मुझे इन टेक्निकल चीजों का पता नहीं है। सर मैं आपको, मैं गलत नहीं बता रहा। सुनिए, मैं पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पर डिफेंड करने का हक रखता हूँ, उसका इल्म रखता हूँ, उसका विक्टिमाइज किया जा रहा है, उसका तजुर्बा रखता हूँ, विक्टिमाइज किया जा रहा है, जो कि विक्टिमाइजेशन पे आता है। बाकी रहा आपकी टेक्निकल गुफ्तगू, ये मैं नहीं जानता, ये वकील जानता है, अदारे जानते हैं, FIA जानता है, उसका सुप्रीम कोर्ट ने पे एतमाद है, हमें तो सब पे एतमाद है, पर उन्होंने अपने आप को करेक्टर इस तरह है कि बदएतमादी का है। क्या खान साहब पर नेब का केस नहीं है? क्या फॉरेन फंडिंग केस नहीं है? क्या खान साहब के बैरूनी असासों के मुतल्लिक, उसके ख़ानदान के मुतल्लिक नहीं है? वो तो एक तरफा हो जाता है। तो फिर आप कहते हो कि मुझे आलिमा बाजी को तलब किया था ना, इसके बाद क्या फिर नेब ने कभी तलब किया? मुझे बता, जुर्माना दे दिया ना भाई, 7 सवाल जुर्माना भर दिया ना। अरे मुझे आप बता दीजिए, तो जुर्माने से पहले जो मुफ्ते में गिरफ्तारियां हैं वो कैसे हो सकती? अलीम खान अंदर थे ना सर। बाबा अलीम खान, देखो ना, एक चीज़ मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि टेक्निकल तरीक़ेकार के साथ मैं आपसे गुफ्तगू नहीं कर रहा। आप अंदर कराना चाहते हैं तो ऊपर से पानी नीचे से, आप नीचे बैठे हैं और मैं ऊपर बैठा हूँ, आप कहते हो जी पानी कैसे गदला हो गया? बाबा ऊपर तो आप खुद बैठे हो, गदला आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा, मैं तो नीचे बैठा हूँ। पीपल्स पार्टी, देखो पीपल्स पार्टी ने ये कभी भी नहीं कहा है कि आप हम पे केस न बनाएं, पर खुदारा ऐसा केस मत बनाओ जो आगे आपके पास उसका रास्ता ना हो। अभी आपने चुनाव किया, 11 साल आसिफ जरदारी को जेल में रहने के बाद सदर पाकिस्तान बने नहीं बने? बने कि नहीं बने बताओ? हाँ। इस मुल्क को उसने आइन साजी से बेहतर अंदाज में चलाया नहीं चलाया? सिर्फ छोड़ दीजिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, छोड़ दीजिए बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को, छोड़ दीजिए उन तमाम चीज़ों, सिर्फ आसिफ जरदारी के इस 5 साल में पूरे पाकिस्तान के, जैसे ये जमहूरियत की दावा कर रहे हैं, जैसे आपके अल्फाज आज़ाद हैं, ये क्या मार्शल लॉ के दौर में हो सकते थे? किसने लेकर के तमाम इख्तियारात उठा के जमहूरियत और पार्लिमान को दिया? किसने सूबों को इतने इख्तियार? आसिफ जरदारी के दस्तखतों से, जो आप इसका नाम परसेंटेज रखे, 25 इसमें है, 50 उसमें, मुझे उसके साथ, लेकिन मैं उसके करैक्टर की बात कर रहा हूँ कि वो पॉलिटिकल खानदान था, पॉलिटिकल खानदान रहा, पॉलिटिकल खानदान की हैसियत से उसने सदर पाकिस्तान की हैसियत से इख्तियारात कौम को, क्या हो सकता है? क्या उसमें भी तो कर सकता था?
कि तमाम इख्तियारात मेरे पास है, मैं कल भी सदर पाकिस्तान हो जाऊंगा, आज भी हूँ, मैं इख्तियारात क्यों किसी को दे दूँ? क्या ज़रूरत है मैं पंजाब के तमाम इख्तियारात सूबे पंजाब को दे दूँ और पंजाब का सूबा जो है ताकतवर हो जाए अंदर से? आज जो ये इंजॉय कर रहे हैं ना किसी सूबे में, आप KPK में जो इंजॉयमेंट कर रहे हैं, इनकी कारकर्दगी नहीं, इनका इतना से आइन साजी नहीं है, ज़ीरो आइन साज है। हमने इख्तियारात दे दिए, इसी आसिफ जरदारी ने कानून साजी आइन साजी करके दे दी, इसी फौज को इख्तियारात दिला दिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, इसी फौज को हम लोगों ने इख्तियारात उठा करके दिए। वो फिर भी आकर के हमसे बैठते थे। जनरल हमसे नाराज़ नहीं थे क्योंकि हमने मिसाइल लेकर के दे दिया, अमेरिका नाराज़ हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटम बम शुरू किया, अमेरिका नाराज़ हुआ। चीन दोस्ती करवाई आसिफ जरदारी साहब ने, उर्दुगान दोस्ती हो गया, नाराज़ हो गया अमेरिकन बहादुर। हमने जो चीज़ें, जो वज़ारत ख़ारजा की बेहतरीन करैक्टर जिस पर अभी चीन मलाइशिया आगे पीछे खान साहब जा रहे हैं ना, यही आसिफ जरदारी, यही आसिफ जरदारी है, यही आसिफ जरदारी है जिसने पाकिस्तान को एक आइनी जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक अफगानिस्तान के साथ भी, सारे सितारों के साथ भी, हिंदुस्तान के साथ भी ठीक रखा, रूस के साथ भी आसिफ जरदारी ने ताल्लुकात को ठीक करना शुरू किया था। पहले तो इससे पहले आप दुश्मनदार थे। ठीक है सर, आदिल साहब आखिरी 3-4 मिनट है। एक एतराज उठता है, इनकी अगर तहकीकात होनी चाहिए, मैं इसमें नहीं होना, तहकीकात होनी चाहिए, रेफरेंसेस जिस तरह होने चाहिए, आपकी तरफ भी होनी चाहिए। चीनी पे तहकीकात क्यों नहीं होनी चाहिए? BRT पे तहकीकात क्यों नहीं है? उस पे स्टे ऑर्डर्स क्यों? एक चीज सर, तहकीकात आप गवर्नमेंट का काम नहीं है, इदारों का काम है, FIA का काम है, होनी चाहिए। नेब का काम है, होनी चाहिए। मैं इसके हक में हूं, करप्शन खत्म होगी तो तरक्की होगी सर, मैं चाहता हूं। लेकिन उधर से नेब से बाहर निकलते हैं या नेब की इंक्वायरी शुरू होती है, बुलावा आता है, उस टाइम ही आपका जो है ना शहजाद अकबर साहब खड़े हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। ऐसे लगता है गठजोड़ है नेब और गवर्नमेंट का। क्या कमेंट्स करेंगे? देखें, नंबर 1 यहाँ पे नेब की बात हुई, यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई। नेब पे मैं एक कमेंट करूँगा कि नेब के इदारे पर कम से कम मुझे कोई एतबार नहीं, ना उनकी परफॉर्मेंस पे कोई सेटिस्फेक्शन। जबरदस्त, हाँ। ठीक, कोई परफॉर्मेंस नहीं है नेब की। नेब ने आज तक सिर्फ चोरों को फरोग दिया है। प्ली बार्गेन से ले 1 अरब लूटने वालों से 10 करोड़ लेके 90 करोड़ माफ कर देते हैं। और आज अब 20 साल हो गए, नेब की परफॉर्मेंस आप उठा के देख लें, उनकी रिकवरी उठा के देख लें। नेब को शर्म आनी चाहिए। नेब की रिकवरी से 16 महीने की पंजाब गवर्नमेंट की एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की रिकवरी ज्यादा है। नेब ने 20 सालों में 124 अरब रिकवरी की है। पंजाब की एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आने के बाद 16 महीनों में 132 अरब रिकवरी की है। तो मेरे ख्याल से नेब की परफॉर्मेंस को अगर ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं कम से कम उसकी परफॉर्मेंस पे नेब की वजह से। नंबर 2, क्या ये नेब हमने बनाया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया? नहीं, ये इदारा हमने नहीं बनाया, ये मुशर्रफ साहब के दौर में बना। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको आज बहुत तकलीफ है नेब के केसेस से, तो बदल देते कानून। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसको बड़ी तकलीफ है नेब के केसेस से, तो बदल देते कानून नेब का। उस वक्त तो कानून इस तरह से बनाया है कि लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन दोनों आपस में मुकमुका करके नेब का चेयरमैन लगाए, वो ना इसको पूछे ना उसको पूछे। अब अगर पूछना शुरू किया तो तकलीफ शुरू हो गई। जो मेरे ख्याल से नेब का जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस होनी चाहिए और अक्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये बार बार मुझे सुनने को मिलता है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं होती। भाई, केसेस इंक्वायरीज तहरीक इंसाफ, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक फजूल किस्म का बैलेंसिंग के चक्कर में एक हेलीकॉप्टर केस खोल दिया, फजूल किस्म का नेब ने। ठीक है, इसी तरीके से और भी परवेज खटक पे भी फजूल है। परवेज खटक साहब का मैं नहीं कह रहा, फजूल तो नहीं है ना, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की बात कर रहा हूं। चल ठीक है, मैं चलो उस पे ऊपर तो मैं सिर्फ एक चीज वैसे मैं देखें, अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा है। मैं प्राइम मिनिस्टर की बात एक लफ्ज होता है, अकबर एस अहमद और मसूद, इकबाल मसूद, जो आपके हार्डकोर जिनको मिस अप्रोप्रिएशन पे निकाला गया था पार्टी से, नहीं जिनको मैं जानता हूं सर, मिस अप्रोप्रिएशन पे पार्टी से निकाला गया। मसूद को भी जानता हूं, अकबर ऐसे दुरानी साहब, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, वो टॉपिक चेंज हो जाएगा, टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो ये तो हां ना, इनका फार्म फंडिंग में उन्होंने देखें वो टॉपिक आखिरी एक मिनट है मेरे पास, जा आखिर में मैं आखिर में ये कह रहा हूं कि मुझे जिस तरह से दुरानी साहब ऑनरेबल मेंबर है, मुझे इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो है वो तारीफें और एक इश्क हो गए, मुझे बिल्कुल
बिल्कुल तारीफ मैं उनकी करता हूँ, मैं उनको एडमायर करता हूँ, मैं उनकी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और उनकी उसको मैं एडमायर करता हूँ और उनकी लीडरशिप को मैं जो है वो फॉलो कर रहा हूँ और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन जिस तरह से आसिफ जरदारी साहब की सियासी बसीरत और उसका किया गया, तो उस पर भी देखें, आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान पोस्ट तबाह बर्बाद हुआ, पाकिस्तान स्टील मिल तबाह बर्बाद हुआ, PIA जो है वो तबाह बर्बाद हुआ। बड़ी मेहरबानी। ठीक है, मुल्क के सारे कौमी इदारे खसारे में गए, आज भी खसारे में, आज और अभी तक हम अभी तक हम भुगत रहे हैं। हाँ, खसारे में। इनकी महंगी तरीन डील्स को हम आज भी भुगत रहे हैं। बड़ी मेहरबानी सर, लिमिटेड टाइम आज भी जो है वो उसको बड़ी मेहरबानी सर, दुर्रानी साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। कोई कानून दे, अवाम उस कानून को चाटे, मुल्क के अंदर बेहतरी आनी चाहिए। उनको टाइम है, जमहूरियत है मुल्क के अंदर, सिस्टम चलना चाहिए, जमहूरियत चलनी चाहिए। आर्टिकल 6 सिर्फ मौलाना फजल रहमान पे नहीं चलना चाहिए, ये गद्दारी के सर्टिफिकेट्स नहीं बांटने चाहिए। मुल्क के अंदर सिस्टम बेहतर हो, सबकी अकाउंटेबिलिटी हो,